हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने जो है कि यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 1 था, क्या है कि अर्थ, अवधारणा, प्रकृति और शिक्षा के उद्देश्य, उसके जो 60 ऑब्जेक्टिव्स थे, दो पार्ट में बनाए मैंने 30-30 कर कर करके वो कंप्लीट हो गए। और आज जो है कि शिक्षा के अभिकरण जो चैप्टर नंबर 2 है उसके हम लोग जो है कि ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम ये शुरू करते हैं। शिक्षा के अभिकरण, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्या है कि और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल वाले में दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक वो कमेंट्स भी कीजिए ताकि मुझे भी पता चले और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र किसने कहा। क्वेश्चन नंबर पहला है, फर्स्ट है कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र किसने कहा था। ऑप्शन है प्लूटो, सुकरात, अरस्तु या लॉक। तो क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र किसने कहा था। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है कि सुकरात ने ये बात कहा था कि लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र है। ठीक है, उसके बाद राज प्रारंभिक शिक्षा में तो अपना नियंत्रण एवं हस्तक्षेप रख सकता है, ठीक है, परंतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण उचित नहीं है। यह कथन किस शिक्षाविद का है। देखो ये जो है, ये ऑप्शन है स्पेंसर का, हर्बर्ट का, ओटावे का या एडम स्मिथ का। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया कि राज्य का जो है वो शिक्षा, राज्य प्रारंभिक शिक्षा में तो अपना नियंत्रण कर सकता है। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें बोल रहा है कि अपना नियंत्रण कर सकता है एवं हस्तक्षेप रख सकता है, परंतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण उचित नहीं है। ठीक है, ये कथन जो है कि एडम स्मिथ का था। ठीक है, एडम स्मिथ का कहना था कि राज्य जो है कि प्रारंभिक शिक्षा में अपना हस्तक्षेप, नियंत्रण सब रख सकता है, उसको पूरा हक है, लेकिन जब बच्चा उच्च शिक्षा में आ जाता है तो वो राज्य क्षेत्र के नियंत्रण उसमें रखना ये उचित नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 3 कि आयोगों और समितियों की नियुक्ति करना कार्य है। आयोगों और समितियों की, जो आयोग बनते हैं, समिति बनती है, उसकी नियुक्ति करना किसका कार्य है। ग्राम प्रधान का, सुरक्षा अधिकारी का, राज्य सरकार का या समाज का। तो देखो ये जो काम होता है ये राज्य सरकार का होता है, आयोगों का गठन करना और समितियों का भी नियुक्ति करना, और आयोग का भी नियुक्ति करना, समिति का भी नियुक्ति करना, ये राज्य सरकार का कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि राज्य का प्रमुख कार्य है। राज्य का प्रमुख कार्य क्या है। तो हाँ, तो राज्य का प्रमुख कार्य क्या है। विद्यालय व्यवस्था को नियंत्रित रखना, सबको नौकरी देना, अच्छी अच्छी पुस्तकें खरीदना या सभी के टैक्स यानी कि कर लेना। तो राज्य का प्रमुख कार्य क्या होता है कि विद्यालय व्यवस्था को नियंत्रित रखना। ठीक है ना, राज्य का प्रमुख कार्य क्या हो जाता है। विद्यालय व्यवस्था, जो भी विद्यालय में जो चीजों की जरूरत होती है, हम लोगों ने चैप्टर 2 में ये सब कुछ पढ़ा है। अगर आप लोगों ने मेरे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं देखा है, उसका वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज जाकर करके उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से ये जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं वो समझ में आए। क्योंकि जब तक कि आप मतलब कि
विस्तृत तरीके से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप जो है कि जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये आराम से आपको समझ में आए, ठीक है। तो राज्य का प्रमुख कार्य क्या होता है? विद्यालय व्यवस्था को नियंत्रित रखना, ठीक है। फिर भी मैं समझाऊंगी कि जो विद्यालय में जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, जो एक जरूरी चीज है ये सब पढ़ाने के लिए। एक क्लासरूम है, अच्छे हवादार क्लासरूम की जरूरत होती है, बेंच डेस्क, ये सब चीज जो जरूरत की चीजें हैं, जो मूल चीजें हैं, उन चीजों को कम से कम उन चीजों की तो व्यवस्था हो, जरूर हो। बाकी और भी तो बहुत सारे मतलब कि जरूरत की चीजें होती है, पुस्तकालय है और क्या बोलते हैं, क्लासरूम अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वातावरण अच्छा होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए अच्छा। तो इसी तरह से राज्य का प्रमुख कार्य होता है विद्यालय व्यवस्था को नियंत्रित रखना, ठीक है। उसके बाद फिर है राज्य तथा समाज में अंतर होता है। राज्य और समाज में क्या अंतर होता है भाई? राज्य तो राज्य है और समाज हम लोगों से बनता है, मतलब कि हम जैसे नागरिक से मतलब एक लोग जो एक जगह मिल करके रहते हैं वो समाज है, और इन सब समाज से मिल करके एक राज्य बनता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो 5 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है सत्ता विधेयक, काल विषयक, क्षेत्र विषयक या उपरोक्त तीनों। तो उपरोक्त तीनों होगा, क्योंकि सत्ता विषयक भी है और काल विषयक भी है, क्षेत्र विषयक भी है और ये सब है, ठीक है। तो उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा कि राज्य परिवारों एवं गांवों का एक संघ है। राज्य क्या है? परिवारों और गांवों का एक संघ है ना। जो हम लोग सब एक घर में रहते हैं ये हमारा परिवार हो गया, और जो समाज है, गांव है, वो सब एक संघ है, गांव बन गया। हाँ, तो इस तरह से परिवार और गांव, समाज, ये सब मिल करके क्या बनाया? राज्य बनाया, जिसका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है ना। जिसका लक्ष्य क्या होता है कि जीवन की जो जरूरतें हैं उन सबको पूरा करना, ठीक है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है अरस्तु, अरिस्टोटल, गार्नर या गिलिन एवं गिलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु ने दिया है, ठीक है। राज्य परिवारों एवं गांवों का एक संघ है। देखो ये गांव और परिवार का संघ जहां पर लोग बना रहे हैं वो अरस्तु बना रहा है, ठीक है। इसी को ये याद रखने के लिए कि गांव और परिवार का संघ बनाने वाला कौन है? अरस्तु है। आपको याद रखने के लिए ये एक टिप्स है जो कि याद रहेगा हमेशा कि गांव और परिवार का जो एक संघ बना वो अरस्तु बनाया, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्यालय के कार्य होते हैं संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण या उपरोक्त सभी। तो इसमें वही होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण करना, पर संस्कृति के नए प्रारूपों का निर्माण करना, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। जिसमें उपरोक्त सभी रहे और ऑप्शन सही लगे उसमें डी नंबर होता है, ठीक है। लेकिन सभी डी, उपरोक्त सभी सही नहीं होते हैं, आपको ऑप्शन देख करके ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विद्यालय अनुभव तथा क्रिया के केंद्र होते हैं, यह कथन है बटलर का, ओटावे, श्री सैयदेन या एच.जी. वेल्स का। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा श्री सैयदेन का, ठीक है। विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस ध्येय से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। विद्यालय की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए है रॉस ने, बी है डीवी महोदय ने, या ओटावे ने, या टीपी नन ने। तो ये जो आंसर इसका हो जाएगा रॉस ने दिया है,
ठीक है। उसके बाद बालकों की गृह शिक्षा के निम्न सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गलत है? खेल द्वारा शिक्षा, भेदभाव रहित व्यवहार, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा, मौज मस्ती का आचरण। तो ये हम जान रहे हैं कि मौज मस्ती का जो आचरण है यही गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय एकता का अर्थ है, राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ होता है? ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ होता है? तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए है, सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी विद्यालयी बच्चों में आपस में प्रेम, सभी के साथ भोजन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना राष्ट्रीय एकता का अर्थ होता है हमारे इंडिया में, ठीक है। छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए? आंतरिक, बाह्य, सामाजिक या उपरोक्त? तो सभी हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें जो है कि सभी नहीं होगा, इसमें आंतरिक होगा। छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए? अनुशासन क्या होता है? आंतरिक होता है, ठीक है। छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए? आंतरिक, ठीक है। जनतंत्र वह संस्कार है जो जनता को जनता द्वारा तथा जनता के लिए है। यह परिभाषा दी है, जॉन डीवी ने दी है, ऑप्शन नंबर ए, बी है अब्राहम लिंकन ने दी है, या सी है जवाहरलाल नेहरू ने दी है, या डी है प्लूटो ने दी है। तो अब्राहम लिंकन ने दी है, ठीक है, कि जनतंत्र वह सरकार है जो जनता को जनता द्वारा जनता के लिए है। यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के हृदय लिंगन के बीच पड़ता है। यह कथन है मेंजी का, मुरे का, गांधी का या टैगोर का? तो ये जो आंसर इसका हो जाएगा, ये जो है कि मेंजी बोला था, ठीक है, कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के हृदय लिंगन के बीच पड़ता है। यह कथन है मेंजी का, ठीक है। उसके बाद फिर है कि मैकाइवर तथा पेज एक थे। मैकाइवर तथा पेज एक थे, क्या थे? मैकाइवर और पेज क्या है? तो शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री या वैज्ञानिक? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा समाजशास्त्री थे। मैकाइवर तथा पेज एक समाजशास्त्री थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा कि निम्न में कौन सा शिक्षा प्रसार का औपचारिक साधन है? शिक्षा प्रसार का औपचारिक साधन कौन होता है? प्रवचन, मदरसा, खेलकूद या पत्राचार? तो इसका आंसर हो जाएगा मदरसा। देखो औपचारिक साधन मदरसा भी आता है, क्योंकि उसमें एक तरह से पढ़ाई होती है, ठीक है, जैसे स्कूल होता है उसी तरह से औपचारिक शिक्षा कौन सा है? मदरसा है, ठीक है। प्रवचन नहीं होगा, क्योंकि वो प्रवचन नहीं होता है, खेलकूद भी नहीं होगा, पत्राचार भी नहीं होता है, मदरसा होता है, ठीक है, जहां पर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, उनको मुस्लिम ज्ञान दिया जाता है। हाँ, तो उनको क्या आता है कि उनको उनके धर्म से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ाई जाती है, और उनको जो है कि सब सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, वहां पर उस सारा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा? मदरसा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्या है? व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। यह कथन है थॉमसन महोदय का।
थॉमसन महोदय का, बीडी भाटिया का, स्पेंगर का या बटलर का? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन महोदय का। ठीक है। उसके बाद शिक्षा के अनेक साधन ही कहे जाते हैं, सक्रिय साधन, निष्क्रिय साधन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। शिक्षा के अनेक साधन में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों साधन है। ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा शिक्षा के विभिन्न साधन है, औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक या सभी? तो सभी है। ठीक है। उसके बाद फिर निम्नलिखित में से परिवार शिक्षा के कौन से सिद्धांत हैं? तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, खेल द्वारा शिक्षा विधि, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा घर में शिक्षा का मुख्य, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि घर में शिक्षा का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, केवल पुस्तक द्वारा शिक्षा का सिद्धांत या कठोर अनुशासन द्वारा शिक्षा का सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हम खेल खेल में भी घर में अपने पढ़ते रहते हैं। मम्मा क्या करती हैं कि मम्मा बच्चे को खिलाती भी रहती हैं तो भी पढ़ाती रहती हैं, खेलता है बच्चा उसके साथ खेलती हैं तो भी बच्चा को कुछ ना कुछ खेल खेल में भी पढ़ाती रहती हैं। तो घर में जो शिक्षा का मुख्य साधन क्या होता है? खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा कि विद्यालय बचपन के घर हैं, किसका कथन है? विद्यालय जो है बचपन के घर हैं, ये कौन कहा है? मॉन्टेसरी का कहना है या गांधी जी का कहना है या पेस्टोलॉजी का कहना है या फ्रोबेल का कहना है? तो ये जो है कि मॉन्टेसरी का कहना है। ठीक है। उसके बाद फिर शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य है बालक का भावात्मक विकास करना या बालक का भावात्मक विकास करना या फिर बालक का क्या है? बालक का भावात्मक विकास करना। शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य है बालक का भावात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना या बालक की शिक्षा में कोई भूमिका नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ए नंबर ऑप्शन, कि बालक का भावात्मक विकास करना। ठीक है। अच्छा, अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? जो अच्छा घर होता है, जिस परिवार में सब कुछ अच्छे माहौल का होता है, उसके गुण क्या होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेम पूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिसमें परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। तो इसका आंसर क्या होगा कि जिसका परिवार का जो वातावरण अच्छा हो, खुशी खुशी वाला हो, सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, तभी तो बच्चा वही चीज सीखेगा। अगर झगड़ेलू परिवार का होगा तो वही चीज बच्चा भी सीखेगा ना। तो इसी तरह इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। घर अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसका कथन है? पेस्टालॉजी का है, कमेनियस का है, गांधी जी का है या स्पेंसर का है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टालॉजी का है। ठीक है। पेस्टालॉजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। तो घर जो है कि हमारा सबसे, हम भी जानते हैं कि घर हमारा सबसे पहला स्थान शिक्षा का कौन सा है? हमारा घर है। और उसके बाद बालक का प्रथम विद्यालय, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और विद्यालय पहला क्या है? हमारा घर है। तो ये पेस्टालॉजी कहा था। ठीक है। उसके बाद माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा?
गांधी जी का कहना है, कमेनियस का कहना है, फ्रोबेल का कहना है या डीवी का कहना है? तो ये जो है कि फ्रोबेल का कहना है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं। देखो इसको ना इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि माता कैसी होती है, माता का दिल, माँ का दिल कैसा होता है, फूल के जैसा होता है। तो फ्रोबेल यानी कि फ्लावर फ्लावर है ना, तो फ्लावर से फ्रोबेल को याद रख सकते हैं। माँ का दिल फूल के जैसा होता है, और इन्होंने कहा कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती है और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। ये कौन बोलेंगे? फ्रोबेल कहा है इन्होंने, ठीक है, फ्रोबेल कहा है, ठीक है। ये परिभाषा किसने दी है? फ्रोबेल ने दी है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन में टिप्स भी दे रही हूँ ताकि याद रहे, एक बार भी पढ़ लोगे तो याद रहेगा, ठीक है। वैसे आपको परिभाषा याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ में आप खुद से भी ऐसी मतलब कि नोट करने वाली चीज, जैसे कि आप एक क्वेश्चन को आंसर से कम्युनिकेट कर सको और पता चल सके हाँ इसका आंसर क्या ही होगा। कुछ ट्रिक लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इससे याद आएगा रहेगा कि माता का दिल जो होता है वो फूल के जैसा होता है, और ये फ्रोबेल ने कहा था, फ्रोबेल, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। यह कथन है मिल का, ग्रीन का, प्लेटो का या सुकरात का? तो ये जो आंसर इसका हो जाएगा ये मिल का कहना है, ठीक है। व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। देखो अधिकार मिल गया तो मिल का है, ठीक है। ये देखो ये एक ट्रिक है याद रखने का कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार मिल गया, अधिकार है, ये कह रहा है कि अधिकार है, यानी कि अधिकार मिल गया। तो ये कौन बोल रहा है? मिल कह रहा है, ठीक है। मिल जो है वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। देखो ये भी याद रहेगा। उसके बाद फिर है कि सार्वजनिक अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आप लोग को या ट्रिक जो मैं बता रही हूँ वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे प्लेलिस्ट में सारे जो है कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए तो भी मेरे प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, चारों सेमेस्टर के हैं, ठीक है। आप वहां पर से ये सभी प्रैक्टिकल फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है कि 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सार्वजनिक शिक्षा जिसका उद्देश्य भावी नागरिकों का सुधार करना है, ऐसे शक्तिशाली यंत्र हैं जिसे राज्य दूसरों के हाथ में नहीं सौंप सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कि देखो ऑप्शन है कवाइन का है, पिंकविच का है, या प्रिंचट का है, या लेमन का है। तो पिंकविच का है, पिंकविच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा की रक्षा ठीक है, शिक्षा की रक्षा और विकास करना किस विचारधारा की मान्यता है? एक तंत्रात्मकवादी, एक तंत्रवादी, जनतंत्रवादी, मध्यम वर्गीय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्गीय। शिक्षा की रक्षा और विकास करना किस विचारधारा की मान्यता है? तो मध्यम वर्गीय है, ठीक है। शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को बुराई माना है, किसने माना है? तो ऑप्शन है बेल्थम ने, अरस्तु ने, हेगल ने, या जोमिक ने।
तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्थम ने। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। ये है कि निम्नलिखित में से परिवार के कौन कौन से शिक्षा कार्य हैं। तो सीखने का प्रथम स्थान, कर्तव्य पालन की शिक्षा, बालक के समाजीकरण का आधार, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है फ्रोबेल का है, रूसो का है, रेमंड का है, या बोगार्ट्स का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोगार्ट्स का है। देखो ऑप्शन देखिए, आपको परिभाषा जितनी भी है इसमें वो सारी याद रखनी पड़ेगी ताकि आप एग्जाम में समझ सके कि कौन किसने कहा है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ ट्रिक बना करके रखना पड़ेगा। ठीक है, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। ठीक है, जो परिवार में समय बीत रहा है वो बोगार्ट्स का बीत रहा है, मतलब कि बोगार्ट्स ने कहा है। बीतना यानी कि बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय जो बीत रहा है, बीतता है। ठीक है, ये जो बीतना है परिवार का बहुत महत्वपूर्ण समय, लास्ट का जो ये बात कहा गया है कि बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है, तो ये बीतता जो है ये बोगार्ट्स का कहना है। ठीक है, देखिए आप कुछ परिभाषाएं जो दी गई हैं उसमें से जो वर्ड्स सब हैं, जो बात कहने का मतलब क्या कह रहा है, उससे आप आइडिया लेकर करके ट्रिक बना सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, तो परिवार में जो बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय बीत रहा है वो किसने कहा है? बोगार्ट्स ने कहा है। ठीक है, अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने में कौन कौन से उपाय हैं? क्या बोला गया कि निम्न में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के कौन कौन से उपाय हैं? पैतृक प्रभाव, मानसिक वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक वातावरणीय प्रभाव, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? अनौपचारिक साधन है, अव्यावसायिक साधन है, औपचारिक साधन है, व्यावसायिक साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, औपचारिक साधन है। ठीक है, उसके बाद फिर औपचारिक साधन क्यों है? क्योंकि जो सरकारी स्कूल होता है तो राज्य के ही तरफ से न चलाया जाता है, तो वो औपचारिक ही होगा ना। उसके बाद शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण संबंधी निम्न विचारों में से कौन सा विचार सही है? शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है। शिक्षा को ना तो राज्य के नियंत्रण से पूर्ण मुक्त होना चाहिए और ना ही उस पर पूर्ण रूपी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण संबंधी निम्न विचारों में से कौन सा विचार सही है। तो हम लोगों ने उस टाइम में भी पढ़ा था ना कि शिक्षा को ना तो राज्य के नियंत्रण से पूर्ण मुक्त होना चाहिए और ना ही उस पर पूर्ण रूपेण राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि आधुनिकीकरण का अर्थ है। आधुनिकीकरण का क्या अर्थ होता है? परंपरागत समाज का आधुनिकता की ओर उन्मुख होना, या ग्रामीण जनता का शहर की ओर पलायन करना, स्त्री का विकास, प्रौढ़ शिक्षा। तो आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि
जो है कि परंपरागत समाज का आधुनिकता की ओर उन्मुख होना, मतलब हम मॉडर्न जमाने में आ रहे हैं और परंपरागत समाज जो हमारी पहले की जो परंपरा रही है, ठीक है, जैसे कि पहले की स्त्रियां क्या करती थी कि उनको जो है कि सती प्रथा था, है सती प्रथा था कि अगर पति किसी तरह से उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री को उसकी चिता के ही साथ जला दिया जाता था, या फिर जो है कि क्या बोलते हैं घूंघट में रह करके ये सब चीज था। तो अब ये सब चीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब जो भी प्रथाएं परंपरागत थी इन सब को समाप्त किया गया है धीरे धीरे, और हम धीरे धीरे नए सोच और विचार के साथ साथ मॉडर्न लुक में भी आ गए हैं, ठीक है, वेस्टर्न लुक को अपनाते जा रहे हैं। और यही है, तो आधुनिकीकरण का अर्थ है कि परंपरागत समाज का आधुनिकता की ओर उन्मुख होना। जो हमारा परंपरागत समाज है वो आधुनिकता की ओर क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यही 36 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब 37 नंबर पढ़ते हैं। समुदाय शिक्षा की किस प्रकार का साधन है? समुदाय जो होता है वो शिक्षा का होना चाहिए, किस प्रकार का साधन है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या सामान्य शिक्षा? तो ये जो हो जाएगा अनौपचारिक साधन है, क्योंकि औपचारिक साधन में तो टाइम टेबल फिक्स होता है, जो स्कूल का हो गया, मदरसा का हो गया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं उनका हो गया है, तो ये सब चीज हो जाएगा। लेकिन जो समुदाय होता है, जो समाज हो गया, समुदाय हो गया, परिवार हो गया, ये सब जो है कि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो हम सभी जानते हैं कि कहाँ से होता है, गृह से होता है, विद्यालय से होता है, राज्य से होता है या खेल के मैदान से होता है? तो गृह से होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि गृह से होता है, घर से होता है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत का सर्वप्रथम दूरस्थ यानी कि मुक्त दूर वाला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है, हैदराबाद में है, मद्रास में है या इलाहाबाद में है? तो 39 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा कि हैदराबाद में है। भारत का सर्वप्रथम दूरस्थ मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो उसमें बोल रहा है कि किस प्रकार की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। आंसर हो जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या शिक्षक शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक शिक्षा। मतलब ये मतलब मैंने पढ़ाया हुआ है लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ये हुआ कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है कि जो बच्चों को जो चीजें, जो साधन उपलब्ध होनी चाहिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो साधन है, यानी कि कम से कम एक जो बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी स्कूल नहीं है, ठीक है, तो वहां पर स्कूल खोले जाएं और वहां पर जो पढ़ाई से रिलेटेड जो साधन होने चाहिए जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चौक, डेस्टर, ठीक है, एक स्वच्छ वातावरण का कमरा जो क्लासरूम होता है, कम से कम इतना चीज तो होना ही चाहिए। तो उसमें से जो है यही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जिसमें कि ये शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो ये प्राथमिक शिक्षा में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा कि टेलीविजन, रेडियो एवं प्रेस शिक्षा के किस प्रकार के साधन है? तो औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, सामान्य शिक्षा है या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक साधन, क्योंकि हम जानते हैं कि
टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट या जो भी जहाँ मतलब स्कूल के अलावा जो हम इन सब चीजों से भी जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य है। आर्थिक व्यवस्था का क्या तात्पर्य होता है? कि धन का सदुपयोग करना, ठीक है, धन का प्रबंध, संग्रह एवं वितरण करना, आर्थिक नीति बनाना, धन का व्यय करना। तो इसका आंसर हो जाएगा धन का व्यय करना। आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य है धन का व्यय करना। सॉरी, आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य होता है हम आर्थिक व्यवस्था कर रहे हैं ना, मतलब आर्थिक रूप से हम अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो धन का प्रबंध करना, संग्रह एवं वितरण होगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि क्योंकि हम आर्थिक व्यवस्था को अपने मजबूत कर रहे हैं तो धन का हम प्रबंध भी कर रहे हैं, उसको संग्रह भी कर रहे हैं और वितरण भी कर रहे हैं। ठीक है। तो आर्थिक व्यवस्था का मतलब यही हो गया कि धन का प्रबंध, संग्रह एवं वितरण करना। ये हो गया क्या बोलते हैं आर्थिक व्यवस्था का मतलब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा कि 43 क्वेश्चन नंबर है कि सांस्कृतिक मूल्यों का तात्पर्य है क्या है? कि सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत में पाए जाने वाले नियम व आदर्श। ऑप्शन नंबर बी है कि किसी समाज में पाई जाने वाली वस्तुओं के मूल्य, किसी एक संस्कृति की शिक्षा व ज्ञान। ऑप्शन नंबर ये सी है। और डी है, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मूल्यों का तात्पर्य क्या होना चाहिए कि हमारी सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत में पाए जाने वाले नियम व आदर्श होने चाहिए। यही हमारी सांस्कृतिक मूल्य हैं। देखो, चाहे जमाना कितना भी आगे बढ़ जाए, मॉडर्न हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारे इंडिया की जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, ठीक है, वो हमेशा रहेगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत में पाए जाने वाले नियम व आदर्श। ठीक। उसके बाद फिर हो जाएगा 43 पढ़ लिया हम लोगों ने। अब 44 और 45 ये लास्ट है। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि 44 का है क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन नंबर है कि विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। विद्यालय को समाज का, है ना, वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, ये कथन है रूसो का, मैकाइवर का, डीवी का या गांधी जी का। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा जो है कि डीवी का। ठीक है। डीवी ने कहा कि विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। ठीक। उसके बाद फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली संस्था का नाम है 45 नंबर क्वेश्चन है ये। 45 क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रीय समझ के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली संस्था का नाम है राष्ट्रीय संघ एवं संगठन। बी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए था, बी हो जाएगा राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्र संघ स्वास्थ्य संगठन। या डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूएनओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ठीक है। ये क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली संस्था का नाम है, क्या नाम है? तो राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक तथा सामाजिक संगठन। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आराम से अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को फिर से एक बार सुन लेंगे तो अच्छी तरीके से और पूरा पक्का हो जाएगा।
और मेरे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसको आप जरूर से एक बार देख लीजिए, ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से खोल के पढ़ाया हुआ है और आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर। तो अभी तक अगर आप जो भी व्यूवर्स जिनके पास भी मेरा ये वीडियो जा रहा है नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जेनजी क्लासेस को और मुझे भी मोटिवेट कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत खुशी मिलती है कि अच्छा लगता है, ठीक है। तो और दूसरों तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे आपको अच्छा लग रहा है ये पता चले। अच्छा प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं यूनिट 2 में, ठीक है। यूनिट 2 में फिर से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।